एक ब्लैक होल हमारे सूरज से टकराव के रास्ते में है और आपके पास चुपचाप बैठकर पूरे सोलर सिस्टम की बर्बादी देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक ब्लैक होल ऐसे किसी ऑब्जेक्ट से ज्यादा अलग नहीं होता जिसमें भार हो। हाँ, बस ये बहुत डेंस यानी घना होता है, बहुत ही डेंस। इसके अंदर मौजूद सारा मैटर इसके सेंटर में मौजूद एक बेहद छोटे पॉइंट में कंप्रेस्ड यानी दबा हुआ होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ज्यादातर ब्लैक होल्स बड़े तारों का बचा हुआ हिस्सा होते हैं और ठीक उन्हीं तारों की तरह ब्लैक होल्स के पास एक मजबूत ग्रेविटेशनल पुल यानी गुरुत्वीय खिंचाव होता है। जितना ज्यादा मैटर इसकी सिंगुलैरिटी में कंप्रेस्ड होता है, इसकी ग्रेविटी उतनी ही मजबूत होती है। जितने यूनिवर्स को हम जानते हैं उसमें 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल्स हो सकते हैं, यानी 40 के आगे 18 जीरो। इनमें से कई अपनी गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद हैं, जैसे कि हमारी जानकारी में सबसे नजदीक ब्लैक होल सैजिटेरियस ये ठीक मिल्की वे के सेंटर पर मौजूद है। लेकिन ब्लैक होल्स आवारा भी हो सकते हैं। दो गैलेक्सीज के बीच टकराव जैसे एक बड़े इवेंट के बाद एक ब्लैक होल आजाद होकर घूमना शुरू कर सकता है। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 12 ऐसे आवारा ब्लैक होल्स हैं और हो सकता है कि इनमें से एक इस वक्त हमारे सूरज की तरफ बढ़ रहा हो। अगर एक घूमता हुआ ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा होगा तो ये पहले ओर्ट क्लाउड में पहुंचेगा। ये हमारे सोलर सिस्टम के इर्द गिर्द बना हमसे 2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद बर्फीले ऑब्जेक्ट्स का एक घेरा है। जैसे ही एक ब्लैक होल ज्यादा करीब आएगा, इस जगह के सारे बर्फीले ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से बाहर चले जाएंगे। आप खरुद ब्लैक होल को तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक ये बर्फ के गोलों नेपच्यून और यूरेनस तक नहीं पहुंच जाता। एक अच्छी टेलीस्कोप से देखने पर आपको इन प्लैनेट्स से खींचकर अलग होती गैसेस दिखाई देंगी। नेपच्यून और यूरेनस से अलग हुई सारी गैसेस और धूल ब्लैक होल के आसपास एक इलाका बना लेंगी, जिसे एक एक्रीशन डिस्क कहा जाता है। ये गैस और धूल का बेहद गर्म कलेक्शन ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगेगा, जिससे ब्लैक होल दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे ये अपने बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ेगा, आप जुपिटर और सैटर्न का भी ऐसा ही हाल होता देखेंगे। आप अपनी कोरी आंखों से गैस के इन गोलों को हमारे रात के आसमान से गायब होते देखेंगे। मार्स, वीनस और मर्करी जैसे अंदर से पथरीले प्लैनेट्स भी ब्लैक होल में खींच जाएंगे और आप इन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होकर खत्म होते देखेंगे। सिर्फ अर्थ बची रह जाएगी। मतलब असल में नहीं, मैं बस ये नहीं चाहता कि आप सोलर सिस्टम की तबाही का ये शो देखने से चूक जाएं। जब ये ब्लैक होल हमारे सूरज की तरफ बढ़ेगा, शायद आपको लग रहा हो कि ये एक झटके में इसे निगल लेगा। नहीं, बल्कि मजबूत ग्रेविटेशनल पुल सूरज से मैटर को खींचने लगेगी, ठीक ऐसे जैसे किसी ऊन के गोले से खींचता हुआ एक धागा। भारी मात्रा में गैस हमारे सूरज से अलग होती जाएगी और ब्लैक होल के आसपास पड़ोसी प्लैनेट्स की गैस और धूल से बनी एक्रीशन डिस्क में शामिल हो जाएगी। सूरज की ये तबाही तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा ये तारा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद बचा रह जाएगा सिर्फ एक गैस का बादल। इस बादल की पूंछ का भी सिर्फ आखिरी हिस्सा ब्लैक होल में खींचने से बचा रह जाएगा। जैसा तैसा रह जाएगा। जब सूरज का मैटर सोखा जा रहा होगा, तब तेज धमाकों के साथ अल्ट्रावायलेट और एक्सरे रेडिएशन की जानलेवा मात्रा निकल रही होगी। ये रेडिएशन सीधा आपकी ओर अर्थ तक आ रही होगी। आपको 8 मिनट के लिए ये नहीं पता होगा कि सूरज का आखिरी नतीजा क्या हुआ। ये वो वक्त है जो इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए लगता है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का रोशनी का सोर्स एक बार में खत्म करने की जगह ब्लैक होल खुद बेहद रोशन हो जाएगा, शायद हमारे सूरज के मुकाबले खरबों गुना ज्यादा चमकदार। और जब सूरज को निगल लिया जाएगा तो हमारे सोलर सिस्टम का जो भी कुछ बचा रह गया है, उसकी स्थिरता भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। एक बिल्कुल नया ग्रेविटेशनल संतुलन बनने की जरूरत होगी और अर्थ पर बरसती उस सारी जानलेवा रेडिएशन के साथ टाइड्स लाने वाली भयानक ताकतें पूरे प्लैनेट को आगे पीछे धकेलेंगी। इससे अर्थक्वेक्स, ज्वालामुखी धमाके और सुनामियां आएंगी। आखिरकार अर्थ के टुकड़े हो जाएंगे, या बहुत अच्छे हालात हुए तो ये सोलर सिस्टम से बाहर ही हो जाएगी।
सच्चाई ये है कि आप और हमारे प्लैनेट की हर चीज सोलर सिस्टम की बाकी चीजों की तरह एक्रीशन डिस्क में ही खिंच जाएगी। तो अब आपको एक नए शो की टिकट मिलेगी, एक ब्लैक होल को अंदर से देखने की टिकट। जानने के लिए देखते रहें।